हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन की ये नेक्स्ट क्लास है और यूनिट नंबर 1 का हम लास्ट वीडियो शूट कर रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे भूमंडलीय ऊष्मीकरण और साथ ही साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको भी हम जो है वो स्टडी करेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, दो दो तीन तीन नंबर में अलग से भी आ सकते हैं। और जलवायु पर ऊर्जा का प्रभाव वो वाले टॉपिक में पिछले वीडियो में जो दो टॉपिक डिस्कस किए थे उनको मिला करके चारों भी एक साथ पूछे जा सकते हैं। तो लॉन्ग या शॉर्ट जैसे भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। देखिए, बात करते हैं भूमंडलीय ऊष्मीकरण। नाम से ही पता लग रहा है, भूमंडल मतलब हमारी पृथ्वी और उसका ऊष्मीकरण होना यानी कि वो गर्म हो रही है। इंग्लिश में इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और यही नाम ज़्यादा पॉपुलर है। आपने भी समाचार पत्रों में और ये छोटे छोटे क्लास में जब ये पढ़ाई जाती हैं, सामाजिक विज्ञान वगैरह या इस तरह की चीज़ें, तो उसमें भी या फिर साइंस वगैरह में भी इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। देखिए, भूमंडलीय ऊष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ पृथ्वी की निकटस्थ सतह, वायु और महासागर के औसत तापमान में 20वीं शताब्दी में हो रही वृद्धि और उसकी अनुमानित निरंतरता है। कहने का मतलब यह है कि 20वीं शताब्दी के आसपास से जो है वो इसमें टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। और अनुमानित निरंतरता का मतलब है कि ये अनुमान लगाया गया है कि ये निरंतर इसी तरह से वृद्धि होती रहेगी, क्योंकि हम लोग ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो उससे जो अवशिष्ट पदार्थ निकलेंगे, जो गैसें निकलेंगी हानिकारक, वो जो है इस चीज को कंटिन्यू करेंगी, मतलब टेम्परेचर और बढ़ता चला जाएगा। अब बात आती है कितना टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो हालांकि देखिए, डेटा जो है उसके हिसाब से तो बहुत कम टेम्परेचर है, लेकिन ये बहुत कम टेम्परेचर ही धीरे 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 बढ़ के इतना हो जाएगा कि बाद में ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालेगा जा करके। तो देखिए, पृथ्वी की सतह के निकट विश्व की वायु के औसत तापमान में 2005 तक 100 वर्षों के दौरान, यानी कि 1905 से लेकर के 2005 तक की बात करें तो 0.74 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर ये बढ़ा हुआ है और उसकी वृद्धि हुई है। ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। और जलवायु परिवर्तन पर बैठे, ये बैठे वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, बैठे अंतर सरकार यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ने निष्कर्ष निकाला है। क्या निष्कर्ष निकाला है कि 20वीं शताब्दी के मध्य से संसार के औसत तापमान में जो वृद्धि हुई है उसका मुख्य कारण मनुष्य द्वारा निर्मित ग्रीन हाउस गैसें हैं। जो ये ऊर्जा के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं, उन्हीं की वजह से ग्लोबल वार्मिंग आता है। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो दोनों आपस में कंसेप्ट्स जुड़े हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्यों है? क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है वो हम अलग से जो है वो अभी बाद में यहाँ पर नीचे देखेंगे। उसके पहले हम जो है वो ये देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पर देखेंगे हम। तो उससे पहले हम ग्लोबल वार्मिंग को समझ लेते हैं, कारण इसका एक्चुअल जो है वो हम बाद में देखेंगे। अब देखिए, ये इसके लिए जो है वो जलवायु का रहा है। देखिए, ये पैनल एक बनाया गया था और उस पैनल ने स्टडी करी। देखिए, उसका नाम है आईपीसीसी। एक नंबर में ये शॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आपके पास बनता है। आई मतलब इंटर गवर्नमेंटल, जो यहाँ पर लिखा था अंतर सरकार, ठीक है ना। अभी देखिए ऊपर की तरफ मैं दिखाता हूँ आपको कि ये इंटर गवर्नमेंटल, ये इस वर्ड को समझ लीजिए, अंतर सरकार पैनल, इंटर गवर्नमेंटल, तो यहाँ से आई लिया गया है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे बढ़ते हैं, तो आईपी ये पैनल हो गया, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन के लिए जो है अंतर सरकार पैनल, तो इसका नाम मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इंटर गवर्नमेंटल पैनल, पी से पैनल हो गया, ठीक है। और पैनल ऑन, और सीसी का मतलब क्लाइमेट और सी का, दूसरे सी का मतलब जो है वो चेंज है। तो ये एक नंबर में आप इससे ध्यान भी रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। कभी जनरल नॉलेज में पूछा जा सकता है आपसे, किसी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है। ये मतलब कोई ऐसा नहीं है कि एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट है तो केवल पॉलिटेक्निक के ही सिलेबस में आएगा। ये बुक ऐसी है, ये सिलेबस ऐसा है जो कि आपका किसी भी कंपटीशन में ये जनरल नॉलेज में पूछा जा सकता है। और आपका भी अगर मान लिया सपोज करिए एक एक नंबर के कुछ क्वेश्चन इस तरह से बना दिया उसने, तो उसमें भी पूछ सकते हैं इस चीज को।
तो आईपीसीसी द्वारा दिए गए जलवायु परिवर्तन के मॉडल इंगित करते हैं कि धरातल का औसत ग्लोबल तापमान 21वीं शताब्दी के दौरान और अधिक बढ़ सकता है। सारे संसार के तापमान में होने वाली इस वृद्धि से निम्नलिखित संभावित खतरे सम्मिलित हैं। कौन कौन से खतरे सम्मिलित हैं तो देखिए, तो अच्छा थोड़ा सा ऊपर हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा रह गया है, इसको भी देख लीजिए। 20वीं मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है। हमारी धरती सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करती है। ये किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती हैं, फिर वहीं से परावर्तित होकर पुनः वापस लौट आती हैं। धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है। अब इन गैसों में ही वो ग्रीन हाउस गैसें शामिल हो जाती हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ, थोड़ा सा इसमें ये खाली जगह यहाँ पे है, मैं बता देता हूँ कि देखिए ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो इस तरह से जैसे ये पृथ्वी है तो ग्रीन हाउस गैसेस ये उसके ऊपर है। तो जब सूर्य से प्रकाश आता है, सूर्य से ऊर्जा आती है, तो वो इसके अंदर घुस तो जाती है आराम से, लेकिन जो यहाँ से ऊर्जा वापस जाने को होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है। इसका कारण मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर समझाऊंगा, हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपने जो बच्चे 12th में फिजिक्स पढ़ के आए हैं उन्हें ये चीज़ मालूम होगी। तो वो चीज़ मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको समझाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वो यहाँ से कंसर्न नहीं है, वीडियो अनावश्यक लंबा हो जाएगा। आप कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो में उस चीज़ को डिटेल में समझा दूंगा। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस की खासियत है, सूर्य की रोशनी, सूर्य का जो ऊर्जा है वो तो अंदर आने देंगी और अंदर वाली ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देंगी। तो जब ले ही रहा है वो और बाहर नहीं निकलने दे रहा है तो जाहिर सी बात है अंदर बढ़ जाएगा। तो इस वजह से जो है वो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो जनरेट हो जाती है। तो अब इसमें वापस चलते हैं हम और जरा देख लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से कौन कौन से खतरे हैं हमारे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव। पहला है पर्यावरण के तापमान में वृद्धि हो रही है और इसके साथ साथ हवा के संचरण में बदलाव आ गया है। जो हवाएं चलती हैं पृथ्वी पे वो उनका कारण ही यही है, सूर्य की वजह से। जो हवाएं गर्म होती हैं फिर ऊपर उठती हैं, उनका स्थान लेने के लिए इधर से उधर से हवाएं चलने लगती हैं। ये ज्योग्राफी में 7th 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो जब टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे तो हवा के संचरण में भी बदलाव आएगा। दूसरा है नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, विभिन्न प्रकार के त्वचा एवं एलर्जी संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा, देखिए तो उस केस में आपने देखा होगा कि जब भी कभी एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर इस तरह से बढ़ता है, गर्मी का मौसम आता है, उसके बाद बरसात होती है, गर्मी के बाद ही बरसात भी होती है और उसमें फिर कितनी कितनी बीमारियां आ जाती हैं। तो इस वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम भी जो हमारे सामने आ रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से सांस लेने में परेशानी के साथ साथ अन्य असाध्य रोगों की संख्या भी बढ़ रही है। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो जब एटमॉस्फेयर में फैल जाती हैं तो फिर वो सांस की बीमारियों को भी बढ़ाती हैं। पर्यावरण में विषाक्त गैसें उत्पन्न हो रही हैं। पशु पक्षियों व अन्य प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा बढ़ रहा है। इसमें से जितने पॉइंट्स आपको याद रहे उतने आप पेपर में रख दीजिएगा, सारे जनरल पॉइंट है। ओजोन परत में कमी आ रही है, क्योंकि वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैंने गैस बताई थी पिछले वीडियो में, वो भी जो है मतलब ग्रीन हाउस गैसेस में आती है। नदियां सूख रही हैं तथा भूजल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। जाहिर सी बात, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी सूखेगा और उस केस में जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल नीचे चला जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से जलीय जीवों के जीवन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। ये बर्फ पिघलेगी, जैसे ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों पे जो बर्फ जमी हुई है वो टेम्परेचर बढ़ने से बर्फ पिघलेगी, तो इसका अर्थ समुद्र का जल स्तर बढ़ना भी है। और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो एक तरह से हमारे जो तट हैं, समुद्र के तट हैं, उनका ऊपर जब पानी बढ़ जाएगा तो इसका मतलब तटों पर जहां पर जमीन है वहां पे पानी जब आ जाएगा तो इस तरह भूस्थल भी कम हो जाएगा हमारे पास। जैसे पानी जब अंदर आने लगेगा तो उस केस में जो जमीन की मात्रा है वो भी कम हो जाएगी, लेकिन ये असर किनारे की जगहों पे देखा जाएगा। जो लोग समुद्र से दूर रहते हैं उन तक ये इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। फिर उसके बाद बारिश चक्र में बदलाव के कारण गर्मी, बारिश और ठंड के मौसम की अवधि में भी बदलाव आ रहा है। आग लगने, तूफान तथा बाढ़ आने का खतरा एवं चक्रवात, ये सब चीजें जो हैं वो चीज बढ़ जाती हैं इस केस में। कुछ हिस्सों में अति वर्षा तो कुछ हिस्सों में अति सूखा पड़ रहा है। ये तो आपने भी देखा होगा, जो राजस्थान में पहले सूखा पड़ता था, गर्मी पड़ती थी, वहां पर जो है आजकल बारिश होती है।
और जो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत बारिश होती है, वहाँ पे सूखा पड़ रहा है। तो ये सब उल्टा सीधा जो है वो इसी वजह से हो रहा है। सूखे का कारण देश विदेश के कुछ हिस्सों में खेती खेती करना भी असंभव होता जा रहा है। इसके बाद पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ग्लेशियरों के पिघलने की दर बढ़ रही है, जिससे बहुत से देश में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इसकी बात मैं ऊपर कर रहा था कि जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पानी जो है वो मतलब जमीन पे फैलने लगेगा ज़्यादा, और उस केस में समुद्र तट के इलाके जो हैं वो पानी में डूब जाएंगे। मतलब समुद्र अपना दायरा बढ़ा लेगा, ये कहने का मतलब है। अब देखिए बात आती है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही जो है वो ये ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको जो है वो यहाँ से ध्यान हटाता हूँ और आपको एक चीज़ समझाता हूँ। उस चीज़ को अगर आप समझ लें तो थोड़ा सा आसानी रहेगी। मैं आपको क्लास 12th की फिजिक्स में ले चलता हूँ, और वहाँ पर जो है एक नियम होता है जिसे कहते हैं वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट का नियम, वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और ये होता है लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी, यानी कि बी कांस्टेंट है और लैम्डा एम इंटू टी यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है। इसको यहाँ पे फिर ये समझाया जाता है कि अगर टी ज़्यादा है तो टी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये लैम्डा एम जो है वो कम होगा, जो उससे तरंग दैर्ध्य निकलेगी वो कम होगी। ठीक है। और अगर मान लिया सपोज करिए टी कम है, किसी चीज का टेम्परेचर वस्तु का कम है, तो उससे निकलने वाला जो विकिरण होगा उसकी जो मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य है वो ज्यादा होगी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो शॉर्टर वेवलेंथ निकलती है, इसको इस तरह याद करिए। मैं इसको हटाता हूँ और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से कि अगर मान लिया सपोज करिए टेम्परेचर ज़्यादा है तो उससे शॉर्टर वेवलेंथ निकलती है, और टेम्परेचर कम है तो उससे जो है वो लैम्डा ज़्यादा यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ निकलती है। अब देखिए जो आपके पास पॉलीथीन है, जैसे आपके पास कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए, ठीक है ना, तो ये अगर कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए, या ग्रीन हाउस गैसेस, उनकी भी यही खासियत होती है। इनकी खासियत ये होती है कि ये अपने अंदर से जो ये शॉर्टर वेवलेंथ है, ये लैम्डा कम, ये वाली चीजें तो पास होने देती हैं। अगर आप पॉलीथीन से गुजारें शॉर्टर वेवलेंथ, चाहे इधर से इधर गुजारो चाहे इधर से इधर गुजारो, ये पास होने देगी। लेकिन अगर आपने लॉन्गर वेवलेंथ निकालने की कोशिश करी तो उस केस में ये उसको नहीं जाने देती, चाहे इधर से इधर लाओ तब भी नहीं जाने देगी, और चाहे इधर से इधर ले आओ तब भी नहीं जाने देगी। ये खासियत होती है पॉलीथीन की। देखा होगा आपने, अगर आप पॉलीथीन लेके आओ, तकिया है और पॉलीथीन ले आओ, मतलब लगी है उसमें पॉलीथीन, और वो ऐसे ही ऐसे करके सर रख के सो जाओ तो देखो सर में पसीना पसीना सा हो जाता है। तो ये वही है कि क्योंकि पॉलीथीन जो है वो हीट को ट्रैप कर लेती है। तो ये खासियत आप ध्यान रखिएगा, शॉर्टर वेवलेंथ पास हो जाती हैं और लॉन्गर वेवलेंथ जो है वो नहीं पास हो पाती हैं। अब देखिए, अब मेन बात समझिए, दो बातें ये हैं, अगर आपको भूल जाएं तो फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब हम मेन बात पे आते हैं। मेरे पास सपोज करिए मैंने क्या किया कि पॉलीथीन से एक घर बना लिया मैंने जमीन के ऊपर। अब सूरज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मैंने बताया टेम्परेचर ज़्यादा है तो शॉर्टर वेवलेंथ आएंगी सूरज से। तो सूरज से जो वेवलेंथ आएंगी, सूरज से जो विकिरण आएगा, शॉर्टर वेवलेंथ है, तो ये पॉलीथीन उसको अलाउ करेगी अंदर आने के लिए, और वो विकिरण अंदर आएगा और टेम्परेचर जो है इसका बढ़ाने लगेगा। ठीक। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो पृथ्वी है ये भी गर्म हो जाएगी, जब ये हीट लेगी गर्म होगी, लेकिन इसका टेम्परेचर उतना नहीं होगा जितना कि सन का है, इसका तो टेम्परेचर कम होगा। तो इससे जो वेवलेंथ निकलेंगी, इससे जो विकिरण निकलेगा, जो उसकी वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो लॉन्गर वेवलेंथ निकलेंगी। टेम्परेचर यहाँ पे अधिक था तो शॉर्टर वेवलेंथ निकल रही है। तो कहने का मतलब है इस पॉलीथीन से जो ऊपर से विकिरण आ रहा है वो तो शॉर्टर वेवलेंथ का आ रहा है, लेकिन अंदर से जो इमिट हो रहा है वो लॉन्गर वेवलेंथ का हो। और मैंने बताया पॉलीथीन की खासियत है कि शॉर्टर वेवलेंथ को तो वो अलाउ करती है, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ को वो रोक देती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो विकिरण यहाँ से गर्मी से निकलना चाह रहा था और बाहर जाने की कोशिश कर रहा था वो नहीं जा पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर का जो विकिरण है जो बॉडी से इमिट हो रहा है वो तो अंदर से बाहर जा नहीं रहा है, और सूर्य का जो शॉर्टर वेवलेंथ का विकिरण है वो यहाँ पे आता जा रहा है।
तो वही शॉर्टर वेवलेंथ आकर के यहाँ पे गर्म कर रही है और निकल रहा है जो बड़ा वेवलेंथ, और बड़ी वेवलेंथ को जाने नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से लगातार भरती चली जाएगी हीट, और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से बाहर हीट जाने का साधन नहीं मौजूद है। अब ये चीज कहीं कहीं पे फायदेमंद भी है। जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पे पौधे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। आपने भी देखा होगा, अपने घर के बाहर निकलिए और इधर उधर देखिए, जहाँ पे नर्सरी होती हैं, नर्सरी में, हर नर्सरी में लगभग जो है वो इस तरह का एक घर बनाते हैं जिसमें कि हरे हरे रंग का कपड़ा डाल देते हैं, जालीदार कपड़ा डाल देते हैं। वैसे तो वहां पे पॉलीथीन बनाना चाहिए, कहीं कहीं बड़ी बड़ी जगहों पे देखा होगा आपने कांच रख देते हैं। कांच की भी यही खासियत होती है, कांच के घर बना देते हैं। तो वो सब इसलिए होते हैं कि ठंड के मौसम में हीट इस तरह से बढ़ाई जा सके, ताकि वो पौधे जो है ठंड या पाले की वजह से न मरे। तो हरे रंग के कांच या हरे रंग की पॉलीथीन से ज्यादातर ये घर बनाए जाते हैं, इसीलिए इन घरों को ग्रीन हाउस कहते हैं। नाम ध्यान दीजिए कहां से आ रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब, उसमें ग्रीन हाउस का मतलब वही है कि ग्रीन हाउस बना करके, और उसको क्यों बनाते हैं, ताकि उसमें प्लांट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करें। लेकिन यही काम अगर हम पूरी पृथ्वी के लिए सोचें, तो पूरी पृथ्वी में भी ग्रीन हाउस गैसेस जो भरी हुई हैं, ग्रीन हाउस गैसेस भरी होने का मतलब है, उनकी यही खासियत है कि वो शॉर्टर वेवलेंथ को तो आने देती हैं, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ को ऊपर जाने नहीं देती हैं। मतलब ऐसा ही काम वो भी कर रही हैं, तो इसलिए वहां भी हम ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम लगा दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको जो है वो डिटेल में एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना देंगे। अदरवाइज कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इस तरह से क्या होता है कि हीट कैप्चर करना यहाँ पर तो फायदेमंद है पौधों के लिए। वो पौधे जो है वो गर्म रहेंगे थोड़ा सा, तो वो सरवाइव कर जाएंगे ठंड में, बिल्कुल भयंकर ठंड में। लेकिन पूरी पृथ्वी के लिए अगर हम ओवरऑल देखें, तो ये चीज अगर जो मान के चलिए कि जैसे एक पॉलीथीन की लेयर फैली हुई है और वो पूरी हीट को कैप्चर करे ले रहा है, तो फिर पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर थोड़ा ना बढ़ाना है हमें। हमें तो केवल इन पौधों को बचाने के लिए वो वहां पे तो फायदेमंद है, लेकिन पूरी पृथ्वी के लिए यही चीज जो है वो नुकसानदायक हो जाती है। तो वो चीज हालांकि यहाँ पे नहीं समझाई गई है, क्योंकि यहाँ पे उसकी टेक्निकलिटी से ज्यादा कंसर्न नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है वो नहीं देख रहे हैं हम, ग्रीन हाउस इफेक्ट हल्का सा क्या है और क्या उसके नुकसान है उनको स्टडी कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको टेक्निकलिटी बता दी है, एग्जैक्ट नेम बता दिया है कि ग्रीन हाउस वर्ड कहाँ से आया और उसका प्रभाव क्या है। प्रभाव यही है कि अंडर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाना। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि से है। वायुमंडल पर उपस्थित विकिरणशील गैसों द्वारा हर तरफ अपना प्रभाव फैलाया जाता है, जिसमें इन गैसों द्वारा पृथ्वी की सतह और गर्म हो जाती है। क्यों गर्म हो जाती है, यही मैं अभी आपको समझा रहा था। इसके आगे बढ़ते हैं। विकिरण को तेजी से ग्रीन हाउस गैसों के वायुमंडल में उपस्थित और तापमान में तेजी द्वारा निर्धारित होता है। मतलब विकिरण में जो तेजी है, ठीक है ना, वो किस तरह से डिसाइड होती है। तो वो जो है विकिरण की तेजी ग्रीन हाउस गैसों के वायुमंडल में उपस्थिति, ठीक है ना, और विकिरणशील गैसों द्वारा हर तरफ अपना प्रभाव फैलाया जाता है और तापमान में तेजी द्वारा निर्धारित होती है। विकिरण कितना तेज होगा, लैंग्वेज समझिए थोड़ा सा ये लैंग्वेज में यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। विकिरण की जो तेजी है, यहाँ पे कॉमा एक्स थोड़ा सा सोच लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। ग्रीन हाउस के गैसों के वायुमंडल में उपस्थिति और तापमान में तेजी द्वारा निर्धारित होती है। ये दो फैक्टर हैं जो विकिरण की तेजी को निर्धारित करते हैं। इनमें से मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस हैं। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, ओजोन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये इस तरह की गैसेस जो हैं वो हैं इसके अंदर। ये देखिए ये डायग्राम भी बनाया गया है और इसमें देखिए ये समझाया गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट को। सन है यहाँ पे और सौर विकिरण है और यहाँ से शॉर्ट वेवलेंथ निकल रही है। अभी मैंने आपको बताया था सूर्य का टेम्परेचर जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा है टेम्परेचर, तो यहाँ से शॉर्टर वेवलेंथ की वेव्स निकलेंगी और इनको पार जाने में कोई दिक्कत नहीं है। पॉलीथीन के पार आसानी से निकल सकती हैं, ग्रीन हाउस गैसों के पार भी निकल सकती हैं, कांच है उससे पार भी निकल सकती हैं। अब पृथ्वी से अगर बात करें, पृथ्वी से जो निकलेगा विकिरण, इन्हीं से गर्म हुई पृथ्वी। मजेदार बात यही है,
कि इन्हीं शॉर्टर वेवलेंथ से गर्म हुई, लेकिन इसका टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ा, इसका टेम्परेचर तो कम है, ये अपना ऐसे ही है, मतलब 25-30 डिग्री 40 डिग्री ऐसे टेम्परेचर बढ़ा। अब इससे जो गैसेस निकलेंगी, इससे जो रेडिएशन निकलेगा वो शॉर्टर मतलब सॉरी लॉन्गर वेवलेंथ का निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ पाया, कम है टेम्परेचर, तो शॉर्ट लॉन्गर वेवलेंथ निकला। और इसकी खासियत ये है कि लॉन्गर वेवलेंथ को जान ही नहीं देगा, तो इसका मतलब वो फिर वापस लौट के आ गया। तो जब फिर वापस लौट के आ गया, जाहिर सी बात है, जब जा पा नहीं रहा है और आता चला जा रहा है यहाँ सन से, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा ही। ये देखिए यहाँ पे लॉन्ग वेवलेंथ लिखा है, डायग्राम में तो सब कुछ समझाया है उसी तरह से, लेकिन एग्जैक्टली वो रीजनिंग नहीं दी थी, वो मैंने आपको पहले ही समझा दी है। तो ये लिखा है यहाँ पे देखिए, CO2 एंड अदर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट कीपिंग अर्थ वार्म। जो भी गैसेज हैं ये सब ट्रैप कर लेती, ट्रैप इसीलिए कर रही हैं कि लेती तो जा रही हैं और अंदर से निकलने नहीं दे रही है वह बाहर, तो इस वजह से अर्थ जो है हमारी गर्म होती चली जा रही है। अब इसके बाद वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है, परंतु मुख्यतः वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन के दहन जैसे मानव गतिविधियों द्वारा इनकी उपस्थिति में वृद्धि हो जाती है। जितना आप देखिए जंगलों में आग लगी हुई है, लकड़ियां लोग जला रहे हैं, कोयला जलाया जा रहा है, धुआं निकल रहा है, ये सब CO2 वगैरह ये सब ऊपर जाकर के जमा हो रहा है, यही सब ग्रीन हाउस गैसेस की वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो पर्यावरण में भी जो है वो मतलब गर्मी आ रही है। औद्योगिक क्रांति के शुरुआत से ही वायुमंडल में मीथेन की मात्रा दोगुनी हो चुकी है, इसके साथ ही CO2 की मात्रा भी 30% हो चुकी है। अब ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में जानकारी, तो पर्यावरण में कौन सी गैस कितनी है। भाप जो है वो देखिए 36 से 70% तक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी 9 से 26% है, मीथेन CH4 होता है 4 से 9% है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है 3 से 7% तक है, ओजोन आपकी बहुत कम मात्रा में है इसलिए उसका कोई दिया नहीं है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी CF जो है इसका फॉर्मूला जो भी होता होगा, तो वो जो है आपका ये इसके बहुत कम है, इसलिए परसेंटेज वाइज इनको नहीं दिया है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये आपका जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट ये क्या चीज़ें हैं। तो ये हमने इस वीडियो में डिटेल में देख ली हैं, और दो और चीज़ें थी, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन, और दूसरा एक कंसेप्ट था हमारा जिसको कि कहा गया था ये ग्लोबल वार्मिंग, तो हमने यहाँ पढ़ लिया, और एक अम्ल वर्षा के साथ साथ एक और था, तो वो दो चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देख ली थी, और ये हमने आज दो चीज़ें देख ली हैं, ग्लोबल वार्मिंग और उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो अलग अलग भी आता है, मैंने आपको बता रखा है, अलग अलग भी आ सकता है और ये कंबाइंड होकर के भी आ सकता है। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है, और मुझे लगता है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बातों का आंसर करें। PDF आपको थोड़ी देर में आज या कल में मिल जाएगी इसमें ये डिस्क्रिप्शन में, और इस वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर करें, और साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि इस तरह के वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें, और साथ ही साथ लेटेस्ट न्यूज़ और आपके कैरियर से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलती रहें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही उसको ज्वाइन कर लें। यही नाम है, जो चैनल का नाम है एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0, वही आपका चैनल का नाम, वो टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। आप टेलीग्राम को इंस्टॉल करके और सर्च करेंगे इसी नाम को तो आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि कोई भी जो अर्जेंट न्यूज़ है जो कि वीडियो बनाकर देना संभव नहीं होता कभी कभी, क्योंकि वो टाइम निकलता जाता है, तो उस केस में उसको सबसे पहले वहीं देते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।